विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीड टाइम ग्राफ इज पॉसिबली नॉट पॉसिबल। ठीक है, कह रहे हैं ये चार आपको तीन दिए हैं बेसिकली, और पूछ रहे हैं इसमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। पहले वाले में क्या दिक्कत है समझिए ज़रा, देखिए। पहले वाले में दिक्कत ये है कि अगर इसमें मैं एक वर्टिकल लाइन बनाऊं, यहाँ पे मैंने एक वर्टिकल लाइन बनाई है। अब इस लाइन के साथ दिक्कत ये है कि एक पर्टिकुलर टाइम की लाइन है टी नॉट की, तो इस पर्टिकुलर लाइन ये ग्राफ को तीन जगह इंटरसेक्ट कर रही है, यानी एक ही टाइम पे पार्टिकल की तीन अलग अलग स्पीड है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ही टाइम पे पार्टिकल की तीन अलग अलग स्पीड हो गई? ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ग्राफ गलत हो गया। इसमें देखते हैं, इसमें भी वही सिचुएशन है। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन बनाऊँ वर्टिकल लाइन, तो इसमें भी वही सिचुएशन है कि एक ही टाइम पे, कोई टाइम हो सकता है ये टी नॉट, इसमें भी पार्टिकल की तीन तीन स्पीड है, जीरो भी है, कुछ और भी है और कुछ और भी है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। एक टाइम पे एक स्पीड होगी, एक स्पीड कई टाइम पे हो सकती है, बट एक टाइम पे तो एक ही स्पीड होगी। जैसे 2 मीटर पर सेकेंड है, तो 2 मीटर पर सेकेंड 10 सेकेंड पे भी हो सकती है, 5 सेकेंड पे भी हो सकती है, 3 सेकेंड पे भी हो सकती है। लेकिन 3 सेकेंड पे आपको 2 मीटर पर सेकेंड भी है और 5 मीटर पर सेकेंड भी है, ये नहीं हो पाएगा। ठीक, अब सी में दिक्कत क्या है, स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है, स्पीड नेगेटिव नहीं होती। नेगेटिव स्पीड का सेंस नहीं है, स्पीड होती डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती। ठीक, डिस्टेंस हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होगी। तो ये जो नेगेटिव होने का कंसेप्ट है ये गड़बड़ है इसमें, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। तो इसमें कौन सा पॉसिबल नहीं है? इसमें कोई भी पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो इसका आंसर बनेगा डी पार्ट, ऑल ऑफ दीज, इनमें से कोई भी पॉसिबल नहीं है। सभी आंसर सही है, क्योंकि वो खुद ही पूछ रहे हैं कौन सा पॉसिबल नहीं है, तो ये सभी नॉट पॉसिबल है। ठीक है, आगे करते हैं। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको दिया है पार्टिकल का। ठीक है, और इसके बारे में कुछ चीज़ें हमसे पूछ रहे हैं और आराम से समझेंगे। ठीक है, पार्टिकल स्टार्ट्स विद जीरो वेलोसिटी एंड वेरिएबल एक्सेलरेशन। ठीक है, समझिए जरा, देखिए। अगर आपको एक्स टी का ग्राफ दिया है, तो एक्स टी के ग्राफ की जो स्लोप होती है वो होती है वेलोसिटी। आराम से समझिए। और आप मुझे यहाँ देख के बताइए, क्या इसकी इनिशियल स्लोप जीरो है? इनिशियल स्लोप जीरो नहीं है। ठीक है, स्टार्टिंग में भी इसके पास अगर आप टेंजेंट बनाओगे, बिल्कुल ओरिजिन वाले पॉइंट पे टेंजेंट बनाओगे, तो ये ऐसे बनेगी। ठीक है, ठीक है, इनिशियल स्लोप जीरो कैसी दिखती है वो समझिए। अगर ग्राफ आपका इस तरह से होता, बिल्कुल टच करके शुरू होता है इस तरह से, तो इसकी जो इनिशियल स्लोप है वो क्या है? जीरो है, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? जीरो। बट इसमें जो ग्राफ शुरू हुआ है वो स्टार्टिंग पॉइंट पे ही किसी एंगल पे है इस तरह से, इसका मतलब इनिशियल स्लोप जीरो नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट जो कह रहे हैं पार्टिकल स्टार्ट विद जीरो वेलोसिटी, ये गलत है। और एक यहाँ पे भी लिखा है पार्टिकल स्टार्ट विद जीरो वेलोसिटी, ये भी गलत है। तो ये दोनों गलत हो गए। अब बचा क्या? पार्टिकल स्टार्ट विद नॉन जीरो वेलोसिटी एंड वेरिएबल एस्लेशन, पार्टिकल स्टार्ट विद नॉन जीरो वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म एस्लेशन। तो यूनिफॉर्म एस्लेशन में क्या होता है वो समझिए। अगर एस्लेशन आपका कांस्टेंट है, एस्लेशन क्या है आपका? कांस्टेंट है, तो इक्वेशन जो एक्स की बनती है वो आपकी बनती है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और अगर एस्लेशन कांस्टेंट है तो ये शेप पैराबोलिक होगी। अगर एस्लेशन पॉजिटिव है तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, एस्लेशन नेगेटिव है तो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड, इस तरह से बनती है। ठीक, तो क्या इसमें ऐसी शेप है? यहाँ से तो ऐसा दिख रहा है ये पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड का फॉर्म है, फिर यहाँ से दिख रहा है कि ये तो डाउनवर्ड जा रहा है, फिर यहाँ से फिर से अपवर्ड। इसका मतलब इसका जो एस्लेशन है वो यूनिफॉर्म नहीं होगा। तो नॉन जीरो वेलोसिटी विद वेरिएबल एस्लेशन, सो योर आंसर इज, करेक्ट आंसर इज बी पार्ट। The velocity of a body depends upon time according to the equation v is equal to t square by 10 plus 20। ठीक है, velocity time का एक्सप्रेशन दी है v is equal to t square by 10 plus 20, ये है। द बॉडी इज अंडरगोइंग, अब बॉडी के बारे में पूछ रहे हैं क्या है क्या नहीं है, यूनिफॉर्म एस्लेशन है, रिटार्डेशन है, जीरो एस्लेशन है, क्या है? निकाल लेते हैं, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एस्लेशन निकाल लेते हैं। तो एस्लेशन जो आएगा वो आपका आएगा डी वी बाई डी टी, और जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा 2t/10, यानी t/5। अब आप बताइए क्या इसका एस्लेशन यूनिफॉर्म है? नहीं, नॉन यूनिफॉर्म है, टाइम का फंक्शन है, टाइम के साथ एस्लेशन की वैल्यू बदलेगी, सो इट इज नॉन यूनिफॉर्म एस्लेशन, सो योर आंसर इज सी पार्ट। A particle show distance time curve as given in this graph the maximum instantaneous velocity। तो डिस्टेंस टाइम का ग्राफ दिया है, तो मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी
का मतलब है मैक्सिमम स्लोप, क्योंकि डिस्टेंस टाइम का जो ग्राफ होता है, और अगर ये अगर ये मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम का भी कुछ ऐसे ही जैसा बनेगा। और मैक्सिमम वेलोसिटी का मतलब है मैक्सिमम स्लोप। यहाँ बेसिकली यहाँ डिस्टेंस टाइम की जगह यहाँ बेहतर होता अगर ये लिखते डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और यहाँ डिस्टेंस काट के भी क्या लिखते, क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट करता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक, क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हो डिस्टेंस, एक तरफ कह रहे हो वेलोसिटी, तो ये कभी मैच कई बार मुश्किल हो जाती है। ठीक है, खैर इसमें नहीं होगी मुश्किल क्योंकि इसमें कुछ इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी का मतलब है मैक्सिमम स्लोप, मैक्सिमम स्लोप। अब आप ग्राफ देख के बताइए कि कौन सा पॉइंट ऐसा है जिसमें आपको मैक्सिमम स्लोप समझ में आ रही है। ए तो नहीं है, डी भी नहीं है, बी और सी में हो सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है सी की स्लोप रिलेटिवली ज़्यादा है। अब ये प्योरली सब्जेक्टिव है जो आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें कुछ कैलकुलेट करने का सिस्टम है नहीं, कोई वैल्यूज़ आपको दी नहीं है, कोई एंगल्स आपको दिए नहीं है। तो प्योरली आपका ऑब्जर्वेशन है ये, कि इसका आपको जो लाइन है उस स्टीप ज़्यादा कहाँ दिख रही है, बी पे ज़्यादा दिख रही है कि सी पे ज़्यादा दिख रही है। अगर बी पे दिख रही है तो बी आंसर बन जाएगा, सी पे दिख रही है तो सी आंसर बन जाएगा। अब ये प्योरली ऑब्जर्वेशन है। इसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें कह रहे हैं द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव। नेगेटिव कहाँ होगी, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ है तो उसकी स्लोप जो होती है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, और जहाँ पे स्लोप नेगेटिव होगी वहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नेगेटिव होगी। और स्लोप नेगेटिव मुझे एक पॉइंट पे समझ में आ रही है, ई पॉइंट पे स्लोप नेगेटिव है, सी पे पॉजिटिव है, डी पे जीरो है, एफ पे पॉजिटिव है। तो सी पे और एफ पे वेलोसिटी पॉजिटिव है, डी पे वेलोसिटी जीरो है, और ई पे स्लोप नेगेटिव है, तो ई पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नेगेटिव है। सो योर आंसर इज ए पार्ट। ए पार्टिकल, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन। वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन आपको दी है, यहाँ पे C1 और C2 कांस्टेंट है। एसलेशन पूछ रहे हैं क्या होगा, तो इस इक्वेशन को गौर से देखो, ये इक्वेशन मैच करेगी आपकी। v जो है वो है √C1 माइनस C2x। अगर हम इसका स्क्वायर करें तो ये v स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा C1 माइनस C2x। यही इक्वेशन बिल्कुल ऐसी फॉर्मेट में इक्वेशन आपकी थर्ड इक्वेशन होती है जो होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ax। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर होता है, ये इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर है, और ये कुछ x का एक लीनियर फंक्शन है। तो अगर आप इससे कंपेयर करोगे तो कई सारी चीज़ें आप फाइंड कर सकते हो। आप इनिशियल वेलोसिटी निकालना चाहो तो इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकते हो, u स्क्वायर आपका C1 के बराबर है, तो जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो होगी प्लस माइनस √C1। इसमें से कुछ भी वेलोसिटी हो सकती है, प्लस √C1 भी हो सकती है, माइनस √C1 भी हो सकती है। ठीक, ये इनिशियल वेलोसिटी होगी। ठीक, अब हम दूसरे टर्म को कंपेयर करें तो ये जो 2a है वो माइनस C2 के बराबर होगा। ये जो 2a है ये किसके बराबर होगा, माइनस C2 के बराबर होगा। तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो माइनस C2/2 के बराबर आ रहा है। तो ये आपका एक्सेलरेशन। सो योर आंसर इज बी पार्ट। ए पर्सन वॉक्स अप ए स्टॉल्ड एक्सेलरेटर इन 90 सेकेंड। 90 सेकेंड में वो एक एक्सेलेटर है रुका हुआ है, उसमें 90 सेकेंड में वो ट्रैवल कर जाता है। ठीक है, डायग्राम बनाएंगे। इस तरह की सिचुएशन मान लिए एक एक्सेलेटर है ये, और कुछ लेंथ मान लेते हैं इसकी, L लेंथ है, और अगर रुका हुआ है और पर्सन खुद ही चल के जा रहा है, इस पर खुद ही चल के जा रहा है, मान लिया उसकी अपनी चलने की स्पीड u है, तो 90 सेकेंड में वो रुके हुए एक्सेलेटर पर नीचे से ऊपर पहुंच जाता है। यानी L/u मस्ट बी इक्वल टू 90 सेकेंड्स। L मीटर में होगा और स्पीड मीटर पर सेकेंड में होगी। ठीक, फिर कह रहे हैं व्हेन जस्ट स्टैंडिंग ऑन द सेम मूविंग एक्सीलेटर ही इज कैरिड इन 60 सेकेंड। अगर एस्केलेटर चल रहा है वो और खुद रुका हुआ है, तो वो कितनी स्पीड से चल रहा है, तो उसकी स्पीड मैंने मान ली v, और खुद रुका हुआ है तो वो 60 सेकेंड में पहुंच जा रहा है, यानी L/v इज इक्वल टू 60। ठीक, अभी पूछ रहे हैं द टाइम इट वुड टेक हिम टू वॉक अप द मूविंग एस्केलेटर। ये जो एक्सीलेटर है अगर ये भी मूव कर रहा है और वो भी वॉक करके जाए तो कितनी देर में पहुंच जाएगा, ऑब्वियसली जल्दी पहुंच जाएगा। ठीक, तो तब मूविंग एक्सीलेटर पे अगर वो खुद भी मूव करेगा तो उसकी जो टोटल स्पीड होगी वो v प्लस u के बराबर होगी, क्योंकि वो भी चल रहा है और आप भी चल रहे हो, वो भी चल रहा है। ठीक है, मतलब जो मशीन है वो भी मूव कर रही है, सीढ़ियाँ हैं वो भी चल रही हैं, और ये पर्सन भी चल रहा है। तो अब जो इसको टाइम लगेगा t डैश, या सिंपली t कह रहा हूँ मैं उसको, तो ये आएगा L/u प्लस v या v प्लस u।
ये टाइम आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? बहुत सिंपल, एल अपॉन यू कितना आ जाएगा, तो यू आ जाएगा एल अपॉन 90 और वी कितना आ जाएगा, वी आ जाएगा एल अपॉन 60। तो ये एल एल कॉमन ले कैंसिल आउट हो जाएगा, एलसीएम 90 60 का बनेगा आपका 1 अपॉन, तो इनका जो एलसीएम आ जाएगा वो 180 आ जाएगा। तो ये जाएगा 2 + 3 यानी 5 हो जाएगा। तो टाइम आपका आया 180 अपॉन 5 एंड दैट मीन्स आई थिंक 36 सेकेंड्स। seconds. So your answer is D part. Clear? A car starts moving along a line first with acceleration of 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, पहले एक्सेलरेशन जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन यूनिफॉर्मली, उसके बाद कुछ टाइम तक उसने यूनिफॉर्म मोशन किया, उसके बाद फिर उसने डी एसलेट करना शुरू किया सेम रेट से। ठीक है, यानी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से पहले एसलेट किया है, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से कुछ देर तक ट्रैवल किया है, उसके बाद 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से रिटार्ड भी किया है और फिर फाइनली वो रेस्ट में आ गई। टोटल मोशन जो है 25 सेकेंड का था और एवरेज स्पीड जो थी पूरे मोशन के दौरान वो आपकी 20 मीटर पर सेकेंड थी। और ये पूछ रहे हैं कि कितनी देर तक उसने यूनिफॉर्मली ट्रैवल किया। ठीक है, तो देखते हैं, आराम से करेंगे इसको सेटल, समझिए आप। इनिशियल वेलोसिटी है 0 और पूरे मोशन के बाद जो फाइनल वेलोसिटी है वो भी क्या है, 0। ठीक है, मैंने ये कहा कि टी टाइम तक मान लिया इसने एसलेट किया 5 के एसलेशन से। ठीक, तो जो फाइनल पहले मोशन, 3 मोशन का पार्ट है इसमें, तो पहले मोशन में जो फाइनल वेलोसिटी बनेगी वो आपकी 5t के बराबर आ जाएगी। v1 कह देता हूँ मैं इसको, क्योंकि t टाइम सेकंड तक अगर आप 5 के एसलेशन से एसलेट करोगे तो 5t आपके पास फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, और इस 5t की कांस्टेंट वेलोसिटी से अब उसको बीच का टाइम, बीच का जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है, तो इसी 5t की कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मान लिया कुछ टाइम तक वो क्या करता रहेगा, कौन सा यूनिफॉर्म मोशन करता रहेगा। उसके बाद बिल्कुल आखिरी के टी टाइम में -5 का रिटार्डेशन होगा और उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो पहले आप पूरा मोशन समझ लीजिए। रेस्ट से स्टार्ट किया, टी टाइम में 5 का एक्सेलरेशन, 5t वेलोसिटी गेन कर ली। फिर अगले कुछ टाइम तक, कितना टाइम होगा ये निकालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। देखिए टोटल टाइम 25 सेकेंड है, तो शुरुआत का टी सेकेंड और आखिरी का टी सेकेंड, तो बीच का जो बचा 25 - 2t सेकेंड, तो 25 - 2t सेकेंड तक वो कितनी स्पीड से चलता रहा, 5t मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलता रहा। और उसके बाद फिर उसने वही 5 का रिटार्डेशन प्रोड्यूस किया और फाइनली वो रेस्ट में आ गया। ठीक है, पहले हिस्से में जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वही आखिरी हिस्से में डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ये दोनों मोशन एकदम सिमेट्रिक है। यहाँ टी टाइम तक 5 का एक्सेलरेशन है रेस्ट से और यहाँ टी टाइम तक 5 का रिटार्डेशन है रेस्ट तक। ठीक, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा अगर हमें निकालना हो, तो यू तो 0 है, हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए कितना है 5 और टी स्क्वायर, ये इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 5t स्क्वायर बाई 2। इसमें कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, इसमें भी वही ट्रैवल करेगा 5t स्क्वायर बाई 2। और इसमें कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो ये 5t की वेलोसिटी से चल रहा है 25 - 2t टाइम तक, तो इसमें जो डिस्टेंस ट्रैवल करी होगी वो हो जाएगी 5t × 25 - 2t। और टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्या बनेगी, एवरेज वेलोसिटी, और वो आपको 20 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। तो बस खत्म हो गया। टोटल डिस्टेंस कितना है, 5t स्क्वायर बाई 2 और 5t स्क्वायर बाई 2, तो ये तो ऐड हो गया 5t स्क्वायर प्लस ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना कितना आएगा, तो 5t × 25, तो ये हो जाएगा 125t - 5t × 2t, तो ये हो जाएगा -10t स्क्वायर अपॉन टोटल टाइम कितना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम जो कि 25 है, इज इक्वल टू एवरेज स्पीड जो कि 20 मीटर पर सेकेंड। तो ऊपर मैंने लिखा है टोटल डिस्टेंस, नीचे डिवाइड किया टोटल टाइम से और ये एवरेज स्पीड आ गई। ठीक है, थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे। 5t स्क्वायर और ये -10t स्क्वायर, तो -5t स्क्वायर आया प्लस 125t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इसको जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 500 हो जाएगा। 5 से अगर हम इसको डिवाइड कर लें तो ये आ जाएगा -t स्क्वायर प्लस 25t इज इक्वल टू 100। ठीक है, आराम से देखते जाइए। तो ये इक्वेशन जो बन रही है वो बन रही है t स्क्वायर - 25t प्लस 100 इज इक्वल टू 0। तो जब आप इसके फैक्टर्स करोगे तो एक तो आंसर आएगा आपका 5 सेकेंड और एक आंसर आएगा आपका 20 सेकेंड, 20 सेकेंड्स। तो 20 सेकंड वाला आंसर बन नहीं सकता, क्यों, क्योंकि टी टाइम इंटरवल पहले भी है और टी टाइम इंटरवल बाद में भी, और अगर टी की वैल्यू 20 सेकंड है तो 20 और 20 40 सेकंड तो यही हो गया, जबकि टोटल टाइम 25 सेकंड है। तो इसका मतलब जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा 5 सेकंड। तो 5 सेकंड तक उसने एसलेट किया है। ठीक है, 5 सेकंड तक उसने क्या किया है, 5 सेकंड तक उसने एसलेट किया है।
और आखिरी के 5 सेकंड तक उसने रिटार्ड किया है, और बीच के 15 सेकंड तक उसने क्या किया होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल किया होगा। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहे हैं कि कितनी देर तक उसने यूनिफॉर्मली मूव किया। सो योर आंसर इज 15 सेकेंड्स। 15 सेकेंड तक उसने यूनिफॉर्मली मूव किया होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमने बिना ग्राफ के सॉल्व किया। इसी क्वेश्चन को अगर आप ग्राफ से सॉल्व करोगे तो ये काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार इसको ग्राफ से सॉल्व करते हैं। वेलोसिटी और टाइम ग्राफ बनाएंगे और फिर इसको सेटल करेंगे। पहले मैंने बिना ग्राफ के सॉल्व कराया ताकि आपको ये लगे पता कि ये कितना मुश्किल हो सकता है। ठीक, अब हम इसको करेंगे ग्राफ से सॉल्व। अब आप देखिए क्या होगा इसमें। हम बनाने जा रहे हैं वीटी ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक, तो पहले जो मोशन था वो यूनिफॉर्म एसिलेशन का था, फिर कुछ देर तक कांस्टेंट वेलोसिटी का था, फिर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का था। तो ये इसका वीटी ग्राफ है। ठीक है, टी टाइम तक इसने यूनिफॉर्मली एसिलेट किया, फिर कुछ टाइम तक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चला है, फिर अगले आखिरी टी टाइम तक इसने यूनिफॉर्मली रिटार्ड किया होगा। सिंस जो एसिलरेशन है वही रिटार्डेशन है, तो ये सिमेट्रिक सिचुएशन बनेगी। ठीक है, कितना एंगल, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, और टेन थीटा की वैल्यू आएगी 5। टेन थीटा क्या आएगा आपका 5। एसिलरेशन जो है वो 5 है, और यहाँ की स्लोप अगर निकालेंगे हम, स्लोप कितनी, तो -10 थीटा होगी, तो उसका स्लोप -5 आएगी, तो 5 का रिटार्डेशन है। तो सब कुछ परफेक्ट है एकदम। ठीक, तो बीच का टाइम कितना हो जाएगा, तो बीच का टाइम हो जाएगा आपका 25 - 2t। अब आपसे ये कह रहे हैं कि एवरेज वेलोसिटी जो है वो है 20 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, पूरा हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, और एरिया जो होगा वो आ जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट और अपॉन टोटल टाइम करके एवरेज वेलोसिटी निकाल देंगे। तो इक्वेशन तो वही बनेगी। एरिया क्या होगा, एरिया ट्रिपेजियम का एरिया होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये पूरी जो साइड है वो 25 है, और ऊपर वाली है 25 - 2t। टोटल टाइम तो 25 सेकेंड ही है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड कितना हो जाएगा, 25 + 25 - 2t, ये सम ऑफ पैरेलल साइड होगा, इनटू हाइट। तो ये हाइट कितनी होगी, हाइट तो अगर टेन थीटा आपका 5 है, और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस आपका t है, तो ये जो परपेंडिकुलर हाइट है ये 5t के बराबर हो जाएगी, तो इनटू ये 5t हो जाएगा। तो ये हो गया एरिया, ये है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम 25 सेकेंड, इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, एंड दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब जरा इसको सेटल कीजिए। ठीक है, 25 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 25 × 20, तो ये कितना बन जाएगा 500। ठीक है, 25 से इधर मल्टीप्लाई करके हो गया 500, और इस 2 से भी इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 1000 हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या बन जाएगा आपका 1000। इधर देखते हैं क्या आएगा, 25 50 50 - 2t इंटू 5t से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 50 - 2t इंटू 5t। 5 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 200 टाइम्स हो जाएगा। t से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 50t - 2t स्क्वायर इज इक्वल टू 200। 2 से आप और डिवाइड कर सकते हो फिर से, तो ये आपका आ जाएगा 25t - t स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो वही आके वही वापस से इक्वेशन बन गई आपकी, t स्क्वायर - 25t + 100 इज इक्वल टू 0। वही इक्वेशन वही बनेगी, आंसर वही आएंगे, बट यहाँ कुछ और हमने तरीके से किया है, वहाँ कुछ और तरीके से किया था हमने। ठीक, तो ये सिचुएशन है। तो फाइनल आंसर वही आ जाएगा, 15 सेकंड तक वो उसने यूनिफॉर्मली मूव किया होगा। अगला पार्ट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन दिया है आपको, और कई चीज़ें आपसे पूछ रहे हैं, कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहे हैं आपसे, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बता दीजिए। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट दिया है आपके पास अल्फा टी स्क्वायर माइनस बीटा टी क्यूब। एक एक करके समझते हैं। पार्टिकल नेवर रिटर्न्स टू इस स्टार्टिंग पॉइंट, ऐसा कह रहे हैं पार्टिकल कभी भी स्टार्टिंग पॉइंट पे लौट के नहीं आएगा, ऐसे कह रहे हैं। स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ, जो उसका t = 0 पे पोजीशन होगी, तो t = 0 पे जो पोजीशन आएगी वो x = 0 आ रही है। तो ये कह रहे हैं वो ओरिजिन पे कभी लौट के नहीं आएगा, किसी भी और टाइम पे वो ओरिजिन पे नहीं मिलेगा। जरा चेक करते हैं, x की वैल्यू 0 डाल के चेक करते हैं क्या वाकई कोई और टाइम नहीं आएगा। तो अल्फा टी स्क्वायर माइनस बीटा टी क्यूब इज इक्वल टू 0, टी स्क्वायर कॉमन लेके, टी स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो ये आपका आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा टी। तो इसके 3 रूट्स आ रहे हैं, एक तो t = 0 आ रहा है, दूसरा भी t = 0 आ रहा है, और तीसरा जो t आ रहा है वो आपका अल्फा अपॉन बीटा आ रहा है।
यानी शुरुआत में तो ओरिजिन पे है ही वो, लेकिन अल्फा अपॉन बीटा टाइम के बाद भी वो कहाँ मिलेगा आपको, ओरिजिन पे ही मिलेगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। उस स्टेटमेंट में कह रहे हैं इट विल नेवर रिटर्न टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट एंड दैट इज रॉन्ग, और रॉन्ग ही आपसे पूछ रहे हैं, तो यही आंसर बनेगा ए पार्ट। अब बाकी और भी देखते हैं, और तो नहीं कोई रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगले में कह रहे हैं द पार्टिकल्स कम्स टू रेस्ट आफ्टर टाइम 2 अल्फा बाई 3 बीटा। इतने टाइम के बाद वो रेस्ट में आ जाएगा, तो रेस्ट के लिए तो वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, और वेलोसिटी के लिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये आपका आ रहा है 2 अल्फा टी माइनस 3 बीटा टी स्क्वायर, ये आ रही है वेलोसिटी। और रेस्ट का मतलब है वेलोसिटी को क्या पुट करेंगे, 0, और देखते हैं क्या आंसर बनेगा। तो टी कॉमन लेके 2 अल्फा माइनस 3 बीटा इंटू टी आ रहा है इज इक्वल टू 0। तो एक तो आंसर आया टी इज इक्वल टू 0, यानी स्टार्टिंग में वो रेस्ट से मोशन स्टार्ट करेगा, और दूसरा जो टाइम आ रहा है आपका वो आ रहा है 2 अल्फा अपॉन 3 बीटा। तो इतने देर के बाद वो रेस्ट में आ जाएगा, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, और सही हमें नहीं चाहिए, हमें कौन सा स्टेटमेंट चाहिए, इनकरेक्ट। ठीक, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, जो इन्होंने बताया है वो एकदम सही बता रहे हैं, सही कह रहे हैं वो। ठीक, अगले वाले में कह रहे हैं द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, अगर ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है और इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए अगर आप टी की वैल्यू 0 डालोगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। हमें करेक्ट नहीं चाहिए, हमें इनकरेक्ट चाहिए। ठीक, द इनिशियल एस्लेशन ऑफ द पार्टिकल इज 0, जरा इस पर फोकस करते हैं, इनिशियल एस्लेशन निकालते हैं। तो ये जो वेलोसिटी है इसको एक बार फिर डिफरेंशिएट करेंगे और हम निकालेंगे एस्लरेशन। तो ये आपका आ जाएगा 2 अल्फा माइनस 6 बीटा टी, ये एस्लेशन आ जाएगा। इनिशियल एस्लेशन का मतलब क्या हुआ, टी इज इक्वल टू 0। तो जब आप इसमें टी इज इक्वल टू 0 डालोगे तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, बट ये रह जाएगा। तो क्या इनिशियल एस्लेशन 0 है, नहीं 0 है। तो इसमें दो स्टेटमेंट गलत हुए, एक डी गलत हुआ और एक ए गलत हुआ, और गलत ही पूछ रहे हैं तो इसके दो आंसर बनेंगे ए एंड डी। क्लियर। अगला क्वेश्चन समझिए, ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद यूनिफॉर्म एस्लेशन ए, द एस्लेशन ऑफ ए बॉडी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाई, ए जो है वो कांस्टेंट नहीं है। अब बहुत अजीब है, कह रहे हैं यूनिफॉर्म एस्लेशन, फिर कह रहे हैं एस्लेशन ऑफ ए बॉडी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाई ए इज इक्वल टू पी टी वेयर पी इज कांस्टेंट। तो ये दोनों बातें गलत हो गई आपस में, क्योंकि यूनिफॉर्म एस्लेशन का मतलब होता है कांस्टेंट एस्लेशन, और फिर कह दिया एस्लेशन टाइम का फंक्शन है, तो हम यूनिफॉर्म एस्लेशन काट दीजिए, या वहां से यूनिफॉर्म टर्म जो है वो हटा दीजिए। ठीक, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0, और एस्लेशन जो है वो टाइम का फंक्शन है। और एस्लेशन अगर टाइम का फंक्शन है तो उन तीनों इक्वेशंस में से कोई भी इक्वेशन आप यूज नहीं कर सकते। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये तीनों जो इक्वेशन होती हैं वो तब एप्लीकेबल होती हैं जब एस्लेशन कांस्टेंट होता है, और अगर एस्लेशन कांस्टेंट नहीं है तो इन तीनों में से कोई भी इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं होगी। तो कौन सी इक्वेशन एप्लीकेबल होंगी, तो अभी भी आप एस्लेशन को लिख सकते हो डी वी बाई डी टी, और वेलोसिटी को लिख सकते हो डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशंस जो हैं वो अभी भी एप्लीकेबल होंगी। तो जरा सेटल करते हैं, हमसे पूछा गया डिस्प्लेसमेंट बताना है आपको 0 से t1 टाइम में, तो एस्लेशन से हम निकालेंगे वेलोसिटी और वेलोसिटी से निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट। देखिए कैसे कर रहे हैं। ठीक, तो एस्लेशन को हम लिखने जा रहे हैं डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू पी टी, डी टी से इधर मल्टीप्लाई कर लिया, इंटीग्रेट कर दिया, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी v, टाइम 0 से लेकर t, तो ये यहाँ आ जाएगा v माइनस 0, और इधर आपका आ जाएगा पी टी स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स विमिट्स सब डाल दिए हमने, तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया आपका पी टी स्क्वायर बाई 2। ठीक, अब वेलोसिटीज हम चलेंगे डिस्प्लेसमेंट की तरफ, तो वेलोसिटी को लिखेंगे डी एक्स बाई डी टी, डी टी को इधर ला के मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आपका आया p बाई 2 टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब फिर से इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, टाइम 0 से t, और डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं आपसे, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर वो ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, वैसे डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो फाइनल माइनस इनिशियली होता है डिस्प्लेसमेंट, चलो ऐसे ही कर लेते हैं। मान लिया उसने x1 से स्टार्ट किया और t टाइम में वो x2 पहुँच गया, ठीक है, तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा आपका, ये आपका आएगा x2 माइनस x1, और फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन ही डिस्प्लेसमेंट होता है, यही आपका डेल्टा x है या डिस्प्लेसमेंट है। और इधर कितना आ जाएगा, तो ये p बाई 2 तो कांस्टेंट ही है, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा टी क्यू बाई 3, और लिमिट 0 से t डालोगे तब भी आंसर ये बनेगा। तो t टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो आपका आ रहा है पी टी क्यूब बाई 6। ठीक है, टाइम t1 है तो t की जगह हम डाल रहे हैं t1, तो यहाँ पे भी क्या आएगा t1, तो यहाँ पे भी क्या आएगा t1, तो p t1 क्यूब बाई 6। सो योर आंसर इज डी पार्ट।